क्या आ रही है वहाँ पे? भू कानून का इतना मांग लोग कर रहे हैं, अभी क्या चुनावी माहौल है इसलिए या पहले से ही ये चीज था? मैं आपको शुरू से बता दूं थोड़ा सा, अगर आप 1993-94 में जब इस राज्य की मांग को पुरजोर तरीके से उठी थी तो जन आंदोलन था। उस तब हमारे नारे होते थे कि कैसा हो इसका स्वरूप, हिमाचल की तर्ज पर हो इसका स्वरूप। लेकिन अंतरिम सरकार नित्यानंद स्वामी की सरकार में इस पर कोई ज्यादा बात नहीं हुई। 2002 में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार आई। 2004 में यूपी ZLR 1950 जो भारत सरकार का जमींदारी उन्मूलन एक्ट है, वो यूपी ZLR उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एक्ट के तहत 1950 के एक्ट के तहत 154 में प्राविधान है 12.5 एकड़ भूमि का। एक परिवार में निहित संख्या होती है 5 की, उस 5 लोग केवल 12.5 एकड़ भूमि रख सकते हैं। वो 2004 में इन्होंने कृषि एक कानून बनाया जिसमें केवल अध्यादेश आया, वो अधिनियम नहीं बन पाया, यानी कि विधानसभा से पास नहीं हुआ। के बाद 2004 में 500 मीटर का लेकुना छोड़ दिया गया। फिर भी हम सहन करते रहे। फिर 2007 में खंडूरी जी आए, उन्होंने उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया, उसको 250 मीटर किया, वो भी अध्यादेश ही रहा। ये ऐसे ही ये कानून अध्यादेश था, प्रचलन में यही चल रहा था। लेकिन 2018 में इसको त्रिवेंद्र सरकार ने इसको डिमोलिश कर दिया, यानी कि कंपनी एक्ट 143 के तहत आप जितनी मर्जी उतनी जमीन खरीद सकते हैं। जबकि सरकारों ने एक बॉन्ड लगा रखा था, इस पे एक कैपिंग कर रखी। सरकार के पास एक विशेष पावर होती है, उस पावर के तहत सरकार से पहले परमिशन लेना पड़ता है। और जबकि हिमालयन बेल्ट है, हमारा पिथौरागढ़ लास्ट दो बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय 2 सीमाओं से जुड़ा हुआ है, नेपाल से पूर्व में, नेपाल से, उत्तर से चाइना से। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये यहाँ एक अपना मजबूत भूमि कानून होना चाहिए ताकि बाहरी लोग आके यहाँ पे बस न सके। और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भी, जैसे हमारे हिम ग्लेशियर यहाँ पे पिघल रहे हैं, क्योंकि प्योरेस्ट वाटर का टैंक केवल उत्तराखंड के पास है। सबसे ज्यादा नदियों का विकास, नदियों का बहाव उत्तराखंड से होता है। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भी यहाँ पे एक मजबूत भू कानून हिमाचल की तर्ज पर होना चाहिए था। हमने इस पर लगातार आवाज उठाई। डिमोलिश क्यों हुआ? इसका कारण क्या डिमोलिश करने का? कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस था? क्या पर्पस था इसका? हाँ, बस यही कि एक साउंड किया गया इन्वेस्टमेंट। जितनी भी बाहर की कंपनियां थी, उन्होंने कहा कि पहले आपका जो लैंड कैपिंग है उसको आप खोलिएगा। तो इन्होंने उसको खोला और उससे क्या हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ा उबाल आ गया। और अभी 2021 चल रहा है, तो अभी तक उसमें कुछ परिवर्तन या प्रोग्रेस नहीं हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में 4 एक्ट काम कर रहे हैं। एक ऊर्जा एक्ट होता है, ठीक है, एक यूपी ZLR 1950 एक्ट है, और एक एक्ट है जौनसार बाबर एक्ट। जौनसार बाबर एक्ट में आज भी आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जैसे लाहौल स्पीति एक्ट है हिमाचल में, हिमाचल में सेक्शन 118 है, वहाँ तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं। वहाँ का अगर आपको मूल निवासी होना चाहिए, वहाँ का कृषक होना चाहिए, 30 साल का वहाँ का निवासी होना चाहिए। पहले अभी बीच में इन्हें 15 साल करना चाहा इस सरकार ने, लेकिन वहाँ का इतना विरोध था कि उनको 30 साल करना पड़ा। उसमें भी बहुत कड़े नियम। जैसे हिमाचल, क्या सेक्शन 118 ये लैंड एक्ट लगने के बाद क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा है? क्या वहाँ शिक्षा आगे नहीं बढ़ रही? क्या वहाँ का राजनीति आगे नहीं बढ़ रहा है? बताइए। ये सब चीजें हैं हमारे साथ। तो मेन इनकम सोर्स है खेती बाड़ी, वो लोग फिर क्यों सेल कर रहे हैं लैंड? सरकार से प्रलोभन दिया जाता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ होता नहीं, तुम हमको दे दो। वो कौड़ियों के भाव खरीदते हैं। सर, अगर वहाँ पे अभी इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस टाइप की हैं? क्या उनमें हमारे मतलब उत्तराखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है या क्या हो रहा है वहाँ पर? वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है। जबकि एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो यहाँ के लोकल हैं उनको 70% मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे 14 से 20% लोगों की वो नहीं है, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। और वो भी इस लेवल पे, लोअर लेवल पे, लेबर तबके में उनको रखा जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसका रीजन क्या है? उनका पार्टिसिपेशन का रोल क्या रहता है वहाँ पर? इनकम सोर्स में आपको बताऊं, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में सरकारी बेस्ड है सब चीजें। महिलाएं बिल्कुल सुख समृद्ध हैं, इसमें कुछ नहीं है। मतलब इनकम के बहुत अच्छे सोर्स है। और जो नहीं है, जिनके पास जो खेती बाड़ी करते हो, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम वही हो, या जैसे फूड प्रोसेसिंग का काम करती हो, ऐसा कुछ? वो जो नहीं है उन्हीं के लिए तो हम लड़ रहे हैं, जो नहीं। और जबकि हम ये कहते हैं कि हमारा जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, संस्कृति और हक हकूक की रक्षा होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब हमारे पास हिमाचल रूपी भू कानून होगा। तो वहाँ पे अगर बिल्डिंग बन रहा है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री बन रहा है, तो उससे खेती बाड़ी पर क्या असर पड़ रहा है आप लोग के? असर ये होता है कि पहले हर जगह खेती होती थी, तो जंगल का नुकसान, जो जानवर वगैरह आते थे वो सब जगह थोड़ा बहुत हो जाते थे। अब जो लोग थोड़ा बहुत कर रहे सब वहीं पे आते हैं, और जगह तो करने से बिल्डिंगें बनने लग रही। तो अशोक जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 प्राणी है। 4। तो चारों का मतलब आप लोग का इनकम सोर्स खेती से ही है या आप और भी कोई काम करते हैं? और कुछ नहीं जी, हम सामाजिक आदमी है। बाकी काम अब घर में गायें बांध रखी है, दूध का काम अपने
मिसेज भी गृहिणी है। और आपके जैसे और जो किसान हैं सभी लोग क्या खेती बाड़ी ही कर रहे हैं या वो लोग भी किसी और काम में कर रहे हैं? कोई मजदूरी करता है किसान, कोई मजदूरी करते हैं। इससे बड़े किसान तो नहीं है, किसी को 5 बीघे, किसी को 10 बीघे, किसी को 8 बीघे, किसी को 2 बीघे, किसी को 4 बीघे। इस टाइप से जमीनें पहले थी वो बिक चुकी है, कोई बाहर ले ली है प्लॉट के प्लॉट। अब तो यह है कि चलो भाई कोई मजदूरी करता है, कोई किसान कुछ अपने खेती कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते, इस टाइप से गुजर गुजर करते हैं। तो अशोक जी, उत्तराखंड सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप भू कानून के बारे में? भू कानून के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि भाई उत्तराखंड में जो है हिमाचल के बेटर पे भू कानून लागू हो, ताकि हिमाचल उत्तराखंड की संस्कृति बची रहे, यहाँ दोहन न हो, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक वो आब हवा है उसका नुकसान न हो। उस दौरान अनीता जी उस वक्त कोई दिक्कत ऐसा नहीं आया जब भू कानून को मॉडिफाई किया, चेंज किया गया था? उस समय ऐतराज करा था हमने मैम, ये बाहर के लोग आके, यहाँ का कोई था नहीं, रोक भी लगी थी उस समय, हमने बहुत वो करा था। हाँ, कि हमारे पास इसकी फाइल भी थी, वो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने वो पुलिस को दे दी थी। हाँ, ऐतराज करा था क्योंकि हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, महिलाओं को ना, जैसे घास वास लकड़ी के लिए चले गए, इसमें दिक्कत होती थी। कौन कहाँ का है क्या है कुछ मालूम नहीं था यहाँ जी। लेने जाए तो कैसे जाए, लकड़ी लेने जाए तो कैसे जाए, अपने जानवर कैसे पालेंगे हम? अच्छा, मतलब वुमेन्स का सेफ्टी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और अगर सरकार भू कानून लाती है तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए। मैं कम से कम अपनी धरोहर अपने पास तो रहेगी। हम देना इच्छुक ही नहीं है हम बाहर के लोगों को देने का। हम ये चाहते हैं हमारी जमीन हमारे ही पास रहे बस। तो फिर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कैसे होगा वहाँ पर? इसमें कानून बन जाए, बस लिमिट हो जाए इसमें बस। अभी तो विकास हो रहा है ना इसमें फिर। हाँ जी। हाँ, तो यही हम भी चाह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ भी कोई विकास हो। हम तो वहीं के वहीं रह गए, बाहर वाले आके हमें दबा के कुछ न कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। गाँव का आदमी तो उठ ही नहीं पाया है ऊपर। आज से 10-15 साल पे मैम हम कभी जाते नहीं थे कहीं भी, ताला तुला ऐसे घर खुला छोड़ के चले जाते थे। हाँ। आज अगर हम पड़ोस में भी जाएंगे ना तो अपने घर में ताला लगा के जाएंगे पहले। क्या विकास कर गाँव में। अब शहर में तो चलो ये है ना कि एकदम से फोन कर दो, पुलिस आ गई या किसी को कुछ बोल दो, पुलिस भी कितनी बार आएगी, रात को तो आएगी नहीं। आप अगर हमारे यहाँ नंदा की चौकी से हरिया वाले के चौकी के लिए चलोगे, बीच में इतना जंगल पड़ता है, अच्छा आदमी नहीं चल पाने का उसमें। अच्छा, जानवर की अलग डर। ये भी है ना। और ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसा नहीं है यहाँ। लेकिन उत्तराखंड का जो रियल मसला है कि पहाड़ों से पलायन, पहाड़ों में लोग छोड़ के चले जाते हैं। उत्तराखंड, वहां पे इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी है, ये मेरी सोच है। क्योंकि उत्तराखंड का खुद का आदमी तो अपने जमीनों को छोड़ दे रहा है। हिमाचल से तुलना कर रहे हैं, हिमाचल में लोग अपनी जगहों पे बगीचे लगाते हैं, वहां पे वो अपने कुछ काम कर रहे हैं, अपनी सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो भू कानून जो एग्जिस्टिंग है, भू कानून कहता है कि परमिशन लेनी पड़ेगी अगर किसी को रेजिडेंशियल से चाहिए 2800 स्क्वायर फीट से ज्यादा। और अगर किसी को, अभी एक नया जियो आया था पिछली बार जो इन्वेस्ट उत्तराखंड मीट हुई, उसमें एक बड़ा अच्छा जियो आया था कि किसी को अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, आयुष इंडस्ट्री के लिए अगर कोई लैंड चाहिए होंगी, जो प्रिस्क्राइब लिमिट जो 12.5 एकड़ से ज्यादा होल्डिंग पे किसी को प्रॉब्लम होती है, उससे ज्यादा भी मिल जाएगी विद ड्यू परमिशन। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डीएम के लेवल पे होगी, और अगर वो स्टेट लेवल पे है तो शासन से होगी, प्रॉपर्टी लेवल पे। तो उसके लिए भी विद ड्यू परमिशन है। मैं ये चाहता हूँ, जैसे उत्तराखंड का सिडको लेक डिपार्टमेंट है, आप में शायद अगर उत्तराखंड के बारे में आपको बताऊं, तो ये खुद भी लैंड डेवलप करके बेचता है इंडस्ट्री के लिए, लीज पे देता है, मतलब बिल्कुल करता है। तो उसमें एक प्रावधान जैसे होता है कि अगर आपने जिस इंडस्ट्री को लगाने के लिए लिया है, अगर वो नहीं लगाओगे तो लैंड आपकी वापस ली जाती है। देखिए, शासन हमेशा गलत, जो भी लॉ बनते हैं वो गलत यूज के लिए नहीं बनते, उसका मिसयूज हो जाता है। तो शासन में लॉ इतना पावरफुल हो कि कोई बाहर से अगर लेके बैठा है, उसने मकान बनाने के लिए 2-3 साल हो गए तो नोटिस भेजें, और अगर वो नहीं कोई कार्यवाही करते हैं तो क्या कहते हैं, भूमि अधिग्रहण कर ले वापस। के प्रदेश में पहाड़ के लिए बात होनी चाहिए ना मैडम जी। आप फ्यूचर देखोगे कि आप क्या हो रहा है, सारी पॉपुलेशन नीचे आ रही है। अभी बाद में विधानसभाएं भी जो है वो नीचे आ जाएंगी। पेट के पहाड़ के लोग पहाड़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यार कोई ना कोई तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, कोई ना कोई तो उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करेगा ना। हिमाचल में वहां का लोकल उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो मैं एक इंडिपेंडेंट आवाज के रूप में ये बोलना चाहता हूँ कि टॉक अबाउट समथिंग कंस्ट्रक्टिव। आप पहाड़ों में काम भी मत करो, अपनी जगह खुद छोड़ दो, ठीक है। आप खुद वहाँ पे कोई होटल मत लगाओ। उसके बाद फिर कोई अगर अपना छोड़ के चले जाओ, अपना जिसका चल रहा है, जो वहाँ पे चला पहाड़ में फंसा है, वो भी यही सोचेगा कि कोई मेरा बच्चा पढ़ लिख ले और यहाँ से निकल के
अपना क्या कहते हैं, हम भी नीचे चले जाए पहाड़ छोड़ के। पहाड़ में ये प्रॉब्लम आती है मैडम सबसे रियल। उत्तराखंड में उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले लोग, दूसरे राज्यों के लोग बेहिसाब जमीन ले रहे हैं। उत्तराखंड के निवासियों को इस बात का डर है कि अगर बाहर के लोग यहाँ पर आ गए और रहने लगे तो यहाँ न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि उनकी अपनी संस्कृति को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो लोग बेहिसाब जमीन खरीद रहे हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे लागू हों, वो एकमुश्त इतनी जमीन न ले सकें। लेकिन 2018 में सरकार एक संशोधन लेकर आई जिसमें कहा गया कि इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री के नाम पे बाहर का व्यक्ति कितनी ही जमीन खरीद सकता है, और ये भी कहा गया कि उसका लैंड यूज अपने आप ही चेंज हो जाएगा। पहले कृषि जमीन खरीदते थे और आपको उस पर कुछ कारोबार करना है तो आपको उसका लैंड यूज चेंज कराना पड़ता था, लेकिन सरकार 2018 में जो नया संशोधन लेकर आई उसमें कहा गया कि उसका लैंड यूज भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो सर पर्टिकुलर किन जगह पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में? अभी जो समस्या होनी शुरू हो गई है वो मूलतः उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में है। उदाहरण के लिए आप मुक्तेश्वर को ले लीजिए। नैनीताल जिले में एक पहाड़ी पर बसा हुआ छोटा सा कस्बा है मुक्तेश्वर। वहाँ हालत यह है कि उस पूरी पहाड़ी पर एक एक खेत बिक चुका है। कोई वहाँ पर उत्तराखंड का व्यक्ति अब खेती बाड़ी नहीं करता भी है तो बहुत कम लोग करते हैं। सारी जमीन बाहर के लोगों ने ले ली है, कॉटेजेस बन गए वहाँ पे। कुछ लोग बागवानी के नाम पे भी जमीन लेते हैं। और इसके बाद देहरादून, नैनीताल के दूसरे इलाके, पूरा भीमताल भर चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ी इलाके लगभग फोर्ट हिल्स हल्द्वानी पे शुरू होता है, देहरादून पे शुरू होता है, हरिद्वार पे शुरू होता है, वहां से लेके चमोली जिले के दूरवर्ती इलाकों में भी जहां भी पहाड़ियां हैं वहां पे भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है। एक अवेयरनेस मूवमेंट है मैम ये जी। अभी लोगों को ये लग रहा है, पहाड़ के लोगों को, जब से लॉकडाउन में लोग अपने घर आए हैं, पहाड़ों में लौटे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हमारी जमीनें बाहर के लोगों के हाथों में जा रही है। दूसरा इस एक चीज और भी आ रही थी, जो उत्तराखंड का कल्चर है, ताना बाना है, हाँ। क्योंकि यहाँ के पहाड़ जो लोकल पहाड़ी हैं उनके दूसरी किस्म के पहाड़ को बचाने के सेंटिमेंट है। आदमी कहीं का भी आदमी, आप भी आकर के उत्तराखंड में घर बनाना चाहिए, बना सकते हैं। मगर जो हम देख रहे हैं कि एक हिमाचल ने अपने कल्चर को बचा के रखा है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल स्किलनेस ज्यादा है, लोग अवेयरनेस ज्यादा है और एक खूबसूरत स्टेट है। जबकि उत्तराखंड की दुर्गति ये हो गई कि ना नैनीताल अपना, ना अल्मोड़ा अपना, ना रानीखेत, मसूरी, देहरादून, कहाँ के व्यापारी कौन लोग हैं, और आता है वो जमीन खरीदता, उसको ना खेती करनी ना कुछ करना है, वो एक लैंड उसकी हो जाती है जी। दूसरा क्या है कि एक बीजेपी ने 2018 में एक ऐसी पॉलिसी शुरू की पहाड़ी इलाकों के लिए, मैदान के लिए नहीं, पहाड़ के लिए जी। कि आप किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे अनलिमिटेड लैंड ले सकते हैं। अच्छा। तो वो जो इंडस्ट्रियल, वो इंस्टीट्यूशनल लैंड थी, उसके लिए करना क्या होता था, इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड कीजिए, गवर्नमेंट से परमिशन मांगिए और फिर गांव में किसी लाइसेंसर को लगाइए, उसी गांव के लोकल आदमी को वो सारे गांव की जमीन इकट्ठी करेगा और परचेज कर लेगा। अच्छा। इतनी जमीनें बिकी हैं, उसमें आके उस पॉलिसी का भी दुरुपयोग हुआ है। और मैडम अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के रिमोट तक, कभी किसी जमाने में जो उत्तराखंड के लोग हैं बॉर्डर पे, हम चाइना, नेपाल, तिब्बत के बॉर्डर पे रहने वाले हैं और हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के हैं जी। आज भी हमारे बकरी वाले या जो हमारे लोकल लोग हैं वो अपने जमीनों का मूवमेंट करते हैं। अगर कभी चाइना की तरफ से कई बार क्या हुआ कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो PLA है, वो कई स्टोन पे लाल पीले रंग लगा देती थी, तो वही लोग बताते थे एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ मूवमेंट हो रहा है। अच्छा। अब क्या हुआ कि वो लोग बकरियां चराते थे, सब कुछ करते थे। हाँ। बाद में स्टेट बनने पे क्या चीजें हुई कि एक ऐसे फॉरेस्ट लॉ बन गए कि उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। उनको हर सेक्टर में फॉरेस्ट के एक रेंज से दूसरे रेंज में जाने में उनको परमिशन मांगने लगे, तो कई लोगों ने बकरी का काम बंद कर दिया है जी। अब क्या है मैडम कि इस समय एक मूवमेंट चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है कि उत्तराखंड में चकबंदी होनी चाहिए। चकबंदी का मतलब ये है जी
मूवमेंट ये चल रहा है कि चकबंदी का मतलब पहले सरकार सारी लैंड को एक कर दे और उसके बाद अलॉट करके सबको लैंड एक जगह करके दे दे, जो हिमाचल में है। एक तो सर यहाँ पे ये बताइए कि जैसे हिल एरियाज में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लैंड आवंटित किया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग आओ लिमिटलेस ले सकते हो, तो सर वहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा अगर वो लोग लिमिटलेस, मतलब आउटसाइडर्स लोग अगर लिमिटलेस प्रॉपर्टी लेंगे, लैंड खरीदेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा उन लोग को? कुछ आप ये बताइए, जिस गांव के खेत में पूरी लैंड बाहर के आदमी ने ली, अगर वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाता है तो जब शुरुआत में वो इंस्टीट्यूशन बनेगा तो वहाँ के लोगों को हो सकता है मजदूरी मिलेगी, अनस्किल्ड लेबर, और उसके बाद जब वो इंस्टीट्यूशन एक आकार लेगा, वहाँ जब अपॉइंटमेंट्स होंगे तो उसको पियोन का काम मिल सकता है, बाकी तो कुछ काम मिलना नहीं है। वो ये कहता है कि हमारे खेत में अगर एक 5 स्टार होटल बन रहा है हमारे गांव में, उस गांव में हम वेटर का भी काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है गेस्ट के साथ। हम हाँ, और कुक का भी काम नहीं कर सकते, वहाँ भी स्किल्ड कुक होते हैं, कुक की ट्रेनिंग होती है। हमारे किस काम के इंस्टीट्यूशन? अब लोग सोच रहे हैं कि हमें डेयरी पे काम करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड पे और वेजिटेबल पे काम करना चाहिए, गाय भैंस जो पहाड़ की गायों का घी है उस पे काम करना चाहिए, पोल्ट्री फार्म का काम है या गोट फार्मिंग का है। इस तरह के काम लोग सारे जो इको फ्रेंडली भी हों, जिसमें कोई फैक्ट्री की तरह धुआं भी ना निकले, वो लोग जड़ी बूटी का भी काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में बी कीपिंग का भी कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार कब तक इस रूल को लाने के लिए बोल रही है, फिर क्या स्टेप आगे रहेगा इनका? अभी ये गवर्नमेंट के उसमें गवर्नमेंट पार्ट में नहीं बन पाया। गवर्नमेंट अभी एक मूवमेंट सोशल मीडिया पे चला है, जो सिविल सोसाइटी है वो लोग बात कर रहे हैं, और मीडिया में इसके लिए मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की डिबेट आ रही है। जी सर। सबसे बड़ा कारण क्या है कि पॉलिटिकल डिबेट में पॉलिटिकल आदमी एक लाइन को लेके पूरे दिन नेतागिरी करेगा, हमारी जमीन बचनी चाहिए, जमीन बचनी चाहिए, बाहर के लोग न लें। कई बार मूवमेंट कहीं से कहीं चले जाता है जी। तो इसलिए इसमें कुछ लोग जो सीरियस लोग हैं वो इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि हमें हिमाचल की तरह एक लैंड लॉ बनाना चाहिए, हमारी जमीन ना हो। हिमाचल में तो क्या है कि अगर वो फार्मर है तभी वो लैंड ले सकता है, नहीं तो उसको 30 साल बाहर का आदमी कब लेगा कि अगर वो 30 साल से हिमाचल में ले रहा तब वो घर बनाने की जमीन ले सकता है। तो खासकर उनकी आबादी में कोई मैकेनिज्म है जिससे चेक हो सके कि जो आप उत्तराखंड के लोग बाहर से लोग आते हैं उनको जो लैंड लेते हैं तो क्या उस पर वो फैक्ट्रीज ओपन करके चला रहे हैं या नहीं? नहीं, ये तो होता ही है। जो हमारे जो GMDIC होता है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे बनती है, तो उसका जो प्रोडक्शन का जो डेटा होता है ये GMDIC के पास में होता है जी। जो हमारे इंडस्ट्रीज के ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जनरल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, उनके पास होता है जी। तो सर वो जाता है उनके पास में, प्रोडक्शन का डेटा होता है उनके पास में। अच्छा, तो सर ये जो आ रहा है कि लोग आके खरीद लेते हैं जमीन और कुछ बनाते नहीं है, वो वैसे ही उनके नाम पे हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं होता है, खरीदता रहता है फैक्ट्री लेने के लिए पर वो वैसे ही रह जाता है, बाउंड्री वॉल बना के छोड़ देते हैं। संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा कोई आता है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है वो करेंगे कार्रवाई। हाँ, तो भूखंड को लेकर कब तक आने का ऐसा उम्मीद है सर? ये अभी इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। जो आंदोलन चल रहा है भूखंड को लेकर, हाँ जी, प्रशासन का क्या स्टेक है? मतलब जो जमीन बाहर के लोग आके उत्तराखंड में खरीदते हैं, क्या उसको चेक करने का, मतलब बाद में वो लोग फैक्ट्री कर रहे हैं या नहीं, चेक करने का मैकेनिज्म है सर? बिल्कुल मैडम, मैकेनिज्म है। हमारे UPZAR एक्ट है, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके तहत ही जो भी यहाँ लैंड परचेज हो रही है वो UPZAR जब वो म्यूटेशन के लिए आते हैं तो उसमें चेक किया जाता है कि जो हमारा UPZAR एक्ट है उसके जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और सर जो लोग जमीन खरीदते हैं फैक्ट्री के नाम पर कि हम फैक्ट्री चलाएंगे यहाँ पर, तो बाद में क्या वो फैक्ट्री रन हो रही है या नहीं, या वो इसका ऑडिटिंग या चेकिंग कुछ होता है सर? मैडम फैक्ट्री के नाम पर तो मैं उसका मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, बट जो बाहर के जो हमारे रेजिडेंशियल पर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कोई फैक्ट्री के नाम पर है नहीं जी, ठीक है, तो जो मैं अपने सब डिवीजन का ही आपको बता सकता हूँ जी सर। जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हमारे यहाँ खरीदी जाती है, हवा नदी की जो लिमिट है जिसको 250 स्क्वायर मीटर वाला जो है, हाँ, उसमें जो खरीदते हैं उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज का हमारे रेगुलरली जो हमारे पटवारी हैं उनके माध्यम से होता रहता है पीरियडिक, ठीक है, जो पड़ताल जिसको हम बोलते हैं उसमें करते रहते हैं कि कुछ और कार्य तो नहीं हो रहा है। अच्छा, लोग जो अभी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीन पर दूसरों लोगों ने कब्जा कर लिया,
इस बारे में कोई मैटर आपके पास आया है सर? नहीं मैडम, अभी तक तो ऐसा कोई मैटर हमारे उसमें नहीं है। और अगर तस्दीकी वगैरह के लिए आते हैं तो उनकी तस्दीकी करा के, लैंड के जो इश्यूज हैं वो तो हमारे यहाँ होते ही होते हैं, ठीक है। तो जो लैंड इश्यूज होते हैं वो हमारी जो न्यायालय है उसमें सक्षम धाराओं में बात दायर करके उसका रिजोल्यूशन हो जाता है। अच्छा सर, एक बात और, मेरी एक से बात हुई थी तो वो लोग बोल रहे थे कि इन्होंने जमीन खरीदी फैक्ट्री के नाम पर, हमें लगा एम्प्लॉयमेंट हमको ही मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हम लोग को मिला नहीं, बाहर के लोग ही काम कर रहे हैं। मैडम मेरे यहाँ तो ऐसा कोई केस नहीं है, तो मैं अपने सब डिवीजन का ही आपको बता सकता हूँ। लोग मांग कर रहे हैं भू कानून लाने के लिए हिमाचल की तर्ज पर, तो इनका मांग सर कितना जायज है उत्तराखंड के डेवलपमेंट और उत्तराखंड के एनवायरनमेंट के हिसाब से सर? आप देखिए जो लास्ट सेटलमेंट हुआ है वो 1960s में हुआ था, ठीक है, 67 या 4 के आसपास का हुआ था, और तब से आज बहुत लंबा समय हो गया, 60 साल होने को जा रहा है। किसी भी समाज के लिए भूमि बंदोबस्त होना बहुत जरूरी, किसी भी राज्य के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, ताकि उसको अपने भूमि की टोटल जो उसका उपलब्धता है उसके बारे में जानकारी हो, तभी उसकी प्लानिंग कर सकता है। जी सर। तो सवाल केवल भू कानून का ही नहीं है, सवाल सिर्फ यही नहीं कि कौन किसका इसका मालिकाना हक होगा, कब से होगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास भूमि कितनी है, भूमि का सही वर्गीकरण हमारा होना चाहिए, भूमि में जो हमारी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं जिसके कारण हम अपने उत्पादन क्षमताओं को बढ़ा सकें, उसके लिए ये आवश्यक है कि भूमि की चकबंदी हो, भूमि सब लोगों तक पहुंचे, जो लोग भूमिहीन हैं उनको भूमि मिले। तो ये तो तभी होगा जब हम इसको पूरे एक भूमि बंदोबस्त के रूप में देखेंगे। भूमि कानून तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आज भी आप देखते हैं कि जमीनों को लेकर के गांव घरों में बहुत सारे वाद न्यायालय में लंबित होते हैं। जी सर, होता है सर। उसका एक बड़ा कारण यही है कि हमारे भूमि का प्रॉपर वर्गीकरण नहीं हुआ है। के बाद तो पहले ही होना चाहिए था, जिससे तय हो सके कि कितनी भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है, कितनी भूमि पे लोगों का निजी स्वामित्व है। क्या हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि हमारी कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत है उत्तराखंड में? आप देखिए मैदान में जो कृषि के अंतर्गत भूमि आ रही है उसका पैमाना अलग है, और जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि है जहाँ पे ग्रोथ होती है उनका अलग है। तो हम राज्य के स्तर पे यदि नीति बनाएंगे तो हमको पहले देखना पड़ेगा ना कि हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है। कुछ ऐसी जमीन होगी जो पनघट गौचर के रूप में होगी, माने जो कॉमन्स होंगे, जो ग्राम पंचायतों की साझी संपत्ति होगी, जिसमें सारे गाँव वालों के अपना अधिकार होगा, जिसमें अपने जानवरों को चुगा सकते हैं, जहां से वो अपने लिए जानवरों के लिए घास पात चारा ला सकते हैं, जहां अपने लिए ला सकते हैं। तो ये जो वर्गीकरण होते हैं जमीन के, ये तो भूमि बंदोबस्त पे ही आधार पर होता है ना, कि कितनी जमीन मालिकाना होगी, किसी की निजी संपत्ति होगी, कितनी उस गांव की साझी संपत्ति होगी, और कितनी राज्य सरकार की संपत्ति होगी। तो जब तक ये रेखांकन, ये सीमांकन आप नहीं कर पाएंगे, जब नए वर्तमान संदर्भों में जब आबादी बढ़ चुकी है, कई गांव खाली हुए हैं तो कई गांव आबाद हुए हैं, तो जब तक इस भूमि का पूरा वर्गीकरण विश्लेषण नहीं होगा, उसका दस्तावेज तैयार नहीं होगा, तो आप किस आधार पर जमीन में भू कानून को सही तरीके से लागू कर पाएंगे? और यूथ का डिमांड है कि हिमाचल की तरफ से हमें भू कानून चाहिए। हिमाचल की तरह, हिमाचल में तो ये नियम भी बने हैं कि जो शहरी हिमाचली है वो ग्रामीण हिमाचल पे जमीन नहीं खरीद सकता है। ये केवल बाहर और भीतर का सवाल नहीं है ना। अच्छा, ये हिमाचल के अंदर में भी ऐसे है? हाँ जी, जो अर्बन हिमाचली है वो ग्रामीण हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो कृषि और उसके लिए जो जमीन है उसका लैंड यूज नहीं बदलेगा, वो लैंड यूज नहीं बदलेंगे ना। जी। गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन नहीं आएगी जी, उसके लिए भी सारे प्रावधान है ना। तो हमें ये भी तो समझना होगा। अभी केवल हम मात्र ये कह देना कि बाहर के लोगों को जमीन नहीं दी जानी चाहिए, ये कोई समाधान नहीं है ना। समाधान तो यही तो विवाद है, यही इसी पर तो विवाद हो रहा है। कानून की बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए उत्तराखंड में तत्काल भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया आरंभ हो। तो अब आप कानून लाके क्या